बड़े कॉमन वर्ड्स हैं दोनों, किडनैपिंग और एब्डक्शन। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे खास तौर पर, उसमें अक्सर आता है कि बिजनेसमैन की किडनैपिंग हो गई है। पढ़ते नहीं पढ़ते? भाई बिजनेसमैन कोई 50 साल का है, 40 का है, 60 का, उसकी किडनैपिंग कैसे हो जाएगी? अब्डक्शन होगा। लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने आज तक पढ़ा है कि इसका अब्डक्शन हो गया, इनकी किडनैपिंग हो गई बिजनेसमैन की? यही आता है ना। वैसे तो एक किडनैपिंग है फ्रॉम इंडिया और एक विद इन इंडिया, वो किडनैपिंग है। बट जो क्वेश्चन आता है वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियंस 361। थ्री 361 को सेक्शन को भी देखो साथ ही साथ, ये जरूरी है। थ्री 361 मेरे whoever takes means simply taking, कोई लेना देना नहीं। इसमें भी आप देखेंगे इंटेंशन, नॉलेज, कंसेंट ये वर्ड नहीं है। फ्रॉम द लॉफुल गार्जियन जो होता है उसकी कंसेंट के बगैर लेना, जिसकी किडनैपिंग हो रही है उसकी कंसेंट का कोई लेना देना नहीं होता। टेक्स और एंटाइसिस, एंटाइस क्या होता है? इट इज मोर देन टेकिंग। एंटाइस मीन्स किसी को कोई एल्योरमेंट देना या कोई डिजायर पैदा करना उसके अंदर। जैसे बच्चे को कह दिया तो ये चॉकलेट दूंगा और उसको ले गए उठा के, तो एंटाइस किया उसको। या लड़की को कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और बॉम्बे में ले चलूंगा, वहाँ दोनों हीरो हीरोइन बनेंगे वगैरह वगैरह, तो उसको एंटाइस किया उसने उसको, राइट। तो टेकिंग और एंटाइसिंग दोनों थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे। टेकिंग और एंटाइसिंग वर्ड है, टेकिंग और एंटाइसिंग, ठीक है। लेकिन कुछ जजमेंट्स में ऐसा भी इंटरप्रिटेशन आया था कि टेकिंग के साथ एंटाइसिंग होना चाहिए तब किडनैपिंग मानेंगे। एस वरदाराजन वाला केस था, उसके बाद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी सब्सिक्वेंटली जजमेंट में, लेकिन वो रॉन्ग डिसीजन था। टेकिंग हो या एंटाइसिंग हो, वो दोनों अलग हैं। सिंपली टेकिंग भी किडनैपिंग में आएगा और एंटाइस करके ले गया तो भी किडनैपिंग में आएगा, दोनों में आएगा। उसमें आप ये नहीं ले सकते, वो कुछ लोगों ने कहा कि जी वो लड़की आ गई, उसने आगे उसको ज्वाइन कर लिया और उसके साथ चला गया, लेकिन माइनर थी लड़की। माइनर की और मेजर की जो डेफिनेशन थी 16 और 18 है। लड़के के केस में ही शुड बी बिलो 16 ईयर्स, लड़की के केस में शी शुड बी बिलो 18 ईयर्स। तो कुछ लोगों ने अपील ली कि लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, वो आ गई मेरे पास कि मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूँ, तुम्हारे साथ चलूँगी, चलो दोनों चलेंगे। वो लेके चला गया उसको, बाहर जाके कहीं साथ रहने लगे। तो वो कोर्ट ने कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन दिया कि उसने उसको कोई लालच नहीं दिया, कोई डिजायर पैदा नहीं की, इंड्यूस नहीं किया, कोई एंटाइस नहीं किया, इसलिए सिंपली टेकिंग जो है वो किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी। बट दैट वाज रॉन्ग डिसीजन। एनी माइनर अंडर 16 years of male, under 18 years of female, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, देखिए यहाँ पर, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब ये नहीं है आपने किसी आदमी को कोई सब्सटेंस दे दिया, वो बेहोश हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, कोग्निटिव फैकल्टी जो माइंड फेल हो गई है उसकी, और कह दिए तो अनसाउंड माइंड का हो गया है, वो अनसाउंड माइंड नहीं माना जाएगा। अनसाउंड माइंड लीगल इंसैनिटी जो हम लोगों ने पढ़ा 84 में, वही होगा। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन,
कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन क्या होगी? कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन ये माना जाएगा कि जहाँ बच्चा रह रहा है, कोई भी माइनर रह रहा है, उनकी देख रेख में रह रहा है, उसकी सुख सुविधाओं का वो ध्यान रख रहे हैं, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको देख रहे हैं। अब ये नहीं है कि लड़की कॉलेज पढ़ने चलेगी, वहाँ से खेत में चलेगी, वहाँ से कोई लड़का जिसके साथ अफेयर था उसके साथ भाग गई, वो कहे जी मैं तो खेतों से लेके गया था, वहाँ तो वो पोजीशन में थी नहीं, लाख रुपये दे दी नहीं, दे आर कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन में है कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली उनका उसके ऊपर कंट्रोल है, उनके कंट्रोल से बाहर ले गए। या अब कहे कि जी वो लड़की छत पे थी, दोनों की छत मिलती थी, वो लड़की कूद के उसकी छत पे चलेगी लड़के की, वो कहे जी ये टेकिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो तो छत के ऊपर से गई है, माँ बाप तो नीचे सो रहे थे, उनके कंट्रोल में नहीं थी उस टाइम पे। नो, वो कंटिन्यूसली कंट्रोल में होती है। इवन अगर हम अपने बच्चे को, हमारा बच्चा माइनर है, हम गांव में रहते हैं, बच्चा किसी कस्बे में पढ़ रहा है, हमने वहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ भी छोड़ दिया है, देखिए ध्यान से, अगर रिलेटिव के यहाँ भी छोड़ दिया हमने अपने बच्चे को, वो वहाँ रह रहा, वही खा रहा, वही पी रहा, वही सो रहा है, सब कुछ है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कंटिन्यूसली कंट्रोल पेरेंट्स का ही माना जाएगा। अगर वहाँ से भी कोई लेके जाता है तो विदाउट द कंसेंट, भले ही वो जो रिश्तेदार है जिसके आ रहे थे उसकी कंसेंट ले लो, वो इमेटेरियल है, इमेटेरियल हो, कंटिन्यूसली वो कंट्रोल में है बच्चे के अपने, वहाँ तो उन्होंने उनकी फैसिलिटीज को यूज किया है, सिर्फ वो वहाँ पे रह रहा है बच्चा, तो भी किडनैपिंग मानी जाएगी। लेकिन कोई लेडी मर रही है, डेथ बेड पे है, उसने अपने बच्चे को कहा भाई मैं मर जाऊंगी, मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं बचूंगी, और अपने बच्चे का कंट्रोल या कीपिंग या लॉफुल गार्जियनशिप किसी भी को दे दी कि भाई अब इस बच्चे को आप संभालना, तो वहाँ कंट्रोल उसका आ जाएगा जिसको दे दिया गया है, चूंकि वो डेथ बेड पर है, ठीक है, वहाँ माना जाएगा उसका कंट्रोल। विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, ऐसे गार्जियन की कंसेंट के बगैर लेके चला गया। प्राइमरली देखिए, किडनैपिंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस ऑफेंस। किडनैपिंग तो जैसे ही आपने टेकिंग की, माइनर की या उसको एंटाइज किया, फ्रॉम द गार्जियनशिप, लॉफुल गार्जियनशिप के कंट्रोल से बाहर लिया, उनके कंसेंट के बगैर लिया, किडनैपिंग हो गई। अगर किसी ने ऐसा किया है और किडनैपिंग हो गई, तो सब्सिक्वेंटली अगर पेरेंट ने कंसेंट भी दे दी तो ऑफेंस को रेक्टिफाई नहीं करेगा। देखो, आप बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ, कब देखा जाता है? जब ऑफेंस कमिट हुआ है। एट दैट टाइम कंसेंट थी? नहीं थी, तो जैसे ही टेकिंग होगा ऑफेंस इज कंप्लीट। अब बाद में पेरेंट्स कंसेंट भी दे दे तो वो रेक्टिफाई नहीं करेंगे उसको, कंसेंट वाले पार्ट को। ये नहीं कि ये ऑफेंस अब वो हो गया, कंडोन हो गया, नो। इज सेट टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ये किडनैपिंग हो गया। अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैंने जितना आपको बता दिया है इतना ही है किडनैपिंग। टेक्निकली समझने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। यस, माइनर की डेफिनेशन 16 और 18 साल। कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, ही इज अंडर द इम्प्रेशन कि इसकी हाइट, फिजिक वगैरह देख के उसको लग रहा है कि ये तो 20 से ऊपर है, और वो उसको लेके चला गया। तो बाद में पता चला कि सी इज माइनर, सी इज बिलो 18 ईयर्स, तो उसका ऑफेंस एब्जॉर्ब नहीं होगा। स्टिल इट इज ए केस ऑफ किडनैपिंग। इन सच टाइप ऑफ केसेस ही इज डूइंग एवरीथिंग एट हिज ओन रिस्क। अगर वो आइडिया लगा रहा है कि 20 ईयर्स की है, ही हैज टू फेस द म्यूजिक, किडनैपिंग होगी। तो टेक्निकली अगर हम कहें
किडनैपिंग इतना ही है। मैंने हर चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी सेक्शन की विद इलस्ट्रेशन, और जो इलस्ट्रेशन भी दिए ये सारे डिसाइडेड केसेस है, वैसे इलस्ट्रेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। और ठीक है, अब हम इसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। सबसे पहली बात, ऑफेंस कहाँ कमिट होगा? जहाँ या तो माइनर हो या अनसाउंड माइंड का हो, राइट। माइनर मैंने बता दिया, लड़के के केस में बिलो 16 ईयर्स, लड़की के केस में बिलो 18 ईयर्स। अब अगर आप लोग ये कहें कि भाई ऐसा क्यों है, लड़की का 18 साल, क्या लड़कियों को समझ देर से आती है क्या है? आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा विचित्र सी एनोमली है ये, जबकि सोसाइटी में कहा तो ये जाता है कि लड़कियों को मेच्योरिटी लड़के से जल्दी आती है, ऐसा ही है ना? तो फिर ऐसा क्यों किया गया भाई? लड़की का भी 16 होना चाहिए था या लड़के का भी 18 होना चाहिए था? ये इसलिए किया गया कि जो लॉन्ग हिस्ट्री है हमारे यहाँ सोसाइटी की, फीमेल जो है वो हमेशा डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रही हैं और मेल्स एडवांटेजियस पोजीशन में रहे हैं। आप देखेंगे लड़का 14 साल का भी रात को 12 बजे बोल दो बेटा भाग के जरा वो स्टोर से दवाई ले आओ या कुछ सामान ले आओ, दौड़ा दौड़ा जाएगा, उसको कोई डर भय नहीं है। और लड़की को आप 22 साल की लड़की को कहें रात को 12 बजे जाके मेडिकल स्टोर पर चली जाओ, वो घर से बाहर निकलते उसके पैर थर्राएंगे, घबराएगी और बड़ा इधर उधर देखते हुए किसी तरीके से हिम्मत वाली होगी तो जाएगी और ले आएगी। नाउ यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द रीजन? दिस इज द रीजन। मैं अब इंग्रेडिएंट्स को तोड़ के आप लोगों को बता रहा हूं। देयर आर 4 ingredients. Number 1, टेकिंग। टेकिंग क्या है? सिंपलिसिटर टेकिंग और एंटाइसिंग। एंटाइसिंग क्या है? एक स्पेसिफिक मोड है विच क्रिएट्स डिजायर of accompanying away to a minor or a person of unsound mind. ये मैंने वैसे भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, बट अब नंबर 1 नंबर 2 तरीके करके लिखवा रहा हूँ। नंबर 1 टेकिंग होना चाहिए। टेकिंग सिंपलिसिटर वर्ड है, टेकिंग इसी में, और एंटाइसिंग। एंटाइसिंग इज मोर देन दैट, जो कि एक डिजायर क्रिएट करता है, एक स्पेसिफिक मोड है जिससे एंटाइस करके आप लेके गए, राइट। नंबर 1। नंबर 2, such minor must be 16 years of age in case of, below the 16 years of age in case of male and below 18 years in case of female. Taking or enticing must be out of the keeping of the lawful guardian without their consent, minor or unsound mind. एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ लॉफुल गार्जियन इंक्लूड्स एनी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉयर हैं, देखते हैं ना वो माइनर लड़की चली किसी के साथ, वो ला के उसको कौन से होम में भेजते हैं, मैं फिर भूल जाता हूँ नाम, है ना, कोई और वर्ड है, लास्ट टाइम भी नारी निकेतन वगैरह भेजते हैं ना, वहां भेज देते हैं, चूंकि कोर्ट में भेजा वहां, तो गार्जियनशिप किसकी होगी? अब नारी निकेतन की होगी। जबकि चूंकि अपने पेरेंट्स के यहाँ नहीं जाना चाहती, लड़की बना कर देती है कई बार, ठीक है ना। तो नारी निकेतन भी पता नहीं कौन सा होम बोलते हैं उसको, नारी निकेतन में कोई क्या होम बोलते हैं, शेल्टर होम। हाँ, शेल्टर होम, यस, शेल्टर होम में भेजते हैं। तो वहाँ जो भी इंचार्ज है, तो कहाँ चलेगी उसकी लॉफुल गार्जियनशिप? शेल्टर होम में, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर से भेजा है। अगर वहाँ से पेरेंट्स भी उसको लेके जाते हैं, दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग। शेल्टर होम से अपनी बच्ची को उठा के लेके जाते हैं तो, या बच्चे को, वट एवर में बी द केस।
and such taking or enticing must be without the consent of the lawful guardian. 4 इंग्रेडिएंट हो गए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब इसको ऐसे याद करिए, लैंग्वेज मत रटिए। टेकिंग होना चाहिए, एंटाइसिंग होना चाहिए, टेकिंग और एंटाइसिंग, ठीक है। माइनर होना चाहिए, 16 और 18 साल, ठीक है। थर्ड मैंने क्या बताया आप लोगों को? विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्जियन, ठीक है। और फोर्थ क्या बताया? 4 पार्ट में बताया मैंने आपको, टेकिंग और एंटाइसिंग, ठीक है। दूसरा माइनर की डेफिनेशन बताई। तीसरा आउट ऑफ पोजीशन ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप, उसके बाद विदाउट कंसेंट, लॉफुल गार्जियन की उसे लेके गए। और फोर्थ विदाउट देयर कंसेंट, राइट। अब आप लोगों को ऐसे 4 इंग्रेडिएंट याद होने चाहिए बस। फॉरगेट सेक्शन में क्या लिखा है, एग्जाम में भी आए तो सिंपल ऐसे ही लिख दो जैसे मैंने बताया, लेमैन की भाषा में। दैट विल बी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, राइट। और लॉफुल गार्जियनशिप एक्सप्लेनेशन में आया है, एनी अदर पर्सन के पास भी हो सकता है, राइट, जैसे मैंने सेंटर होम का बताया। एस वरदराजन वर्सेस स्टेट, बहुत ही फेमस केस हुआ है। एस वरदराजन बड़ा फेमस केस हुआ है, बड़ा कंट्रोवर्शियल केस हुआ है। इसमें लड़की कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी उम्र थी 17 साल 11 महीने और कुछ दिन थी। वो कॉलेज में गई, वहीं से लड़का उसको ले गया कि भाई शादी करेंगे, जाएंगे। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि उसने कोई एंटाइस नहीं किया लड़की को, न घर गया, न बुलाने गया, न गाड़ी में बैठा के लाया, वो अपने आप कॉलेज में आई। लड़की ने ही खुद कहा कि भाई चलो शादी करते हैं। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये किडनैपिंग नहीं माना जाएगा, लेकिन इस केस का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। इन क्रिमिनल लॉ presumption and assumptions are not allowed, number 1. Number 2, criminal law has to be interpreted very strictly because liberty of a person is at stake, वो जेल जा सकता है। इसलिए क्रिमिनल लॉ को आप स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेंगे। जब स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेंगे तो 18 साल पूरे होने से अगर 1 घंटा भी कम है ना, even then it should be a case of kidnapping। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो she was at the verge of majority, ये नहीं माना जाएगा। फिर एक केस हुआ है स्टेट वर्सेस सुलेक्शन। इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर था, 14 साल की लड़की थी, वो उसको लेके अंबाला से दिल्ली आ गया। उसने प्लीड किया कि रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले भी मिले, रास्ते में नाकाबंदी भी थी, हर जगह सब कुछ था। लड़की ने किसी को नहीं कहा कि मुझे लेके जा रहा है या जबरदस्ती कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये किडनैपिंग नहीं होना चाहिए। बट इट वॉज हेल्ड इन दैट केस, टेकिंग मीन्स सिंपली टेकिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्जियन एंड यू हैव डन दैट, यू आर हेल्ड लायबल फॉर दैट। विलिंगनेस और इन सब चीजों का कोई रिलेवेंस नहीं। टीडी वेड गामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इसके T.D.वेड गामा
VADGAMMA वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में भी जो इंटरप्रिटेशन दिया गया, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। इस केस के फैक्ट्स और ये आप लोग भी मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गलत डिसीजन दिया होगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की कोर्ट ने कि टेकिंग और एंटाइसिंग दोनों वर्ड साइमल्टेनियसली पढ़े जाने चाहिए। टेकिंग हो और उसमें एंटाइसिंग भी हो, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए किडनैपर का। कोई उसने डिजायर पैदा की हो उसके अंदर, उसने कुछ उसको कहा हो, कोई उसमें इंटरेक्शन हो, कोई उसने उसको लालच दिया है या कोई भी ऐसी चीज की है कि शी अकम्पनीड हिम, had she been not aware about these things, she would have not accompanied him। ये इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की गई है और एस वरदाराजन वाले केस को, डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश की है इस केस के अंदर भी। बट स्टिल दिस केस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली डिसाइडेड। इंड्यूसमेंट, एलोरमेंट, थ्रेट एटसेट्रा, ये सारे वर्ड उसमें दिए हुए हैं एंटाइज करने के लिए। भाई उसने कोई इंड्यूसमेंट किया हो, एलोरमेंट किया हो, उसमें कोई थ्रेट दिया हो, कुछ भी करा। सुबा राव जज थे, बड़े फेमस हुए हैं। उन्होंने री हलेंदर साहिब एक केस था, उसमें ये डिसीजन दिया था कि सिंपली अगर माइनर को आप सिंपलीसिटर अगर टेकिंग करते हैं फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द लॉफुल गार्जियन, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस। उसमें एंटाइसिंग और इन सब का कोई लेना देना नहीं है। तो टीरी वेडगामा के बाद बात ये हुआ कि स्टिल लॉ डिफाइंड इन री हलेंदर केस इज गुड, स्टिल इट्स गुड। एक केस है निमई, NEMAI, निमई चतुरंग, CHATTORAG, RAJ, नहीं जी, हाँ RAJ है, CHATTORAJ। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है ये जे जी का, क्योंकि मेरे नोट्स 1992 के बनाए हुए, अपने पढ़े लिखे हुए कई बार मुझे डाउट होने लग जाता है, क्योंकि हैंडराइटिंग बदलती रहती है आदमी के। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझे आप लोग। ए ने बी की माइनर वाइफ को, उसकी टेकिंग की उसने, चाहे एंटाइज करके किया हो कुछ भी किया हो, वो लेके गया, 2 दिन अपने पास रखा उसने, राइट। ए ने बी। अब नेक्स्ट देखिए, सी आया। अब सी किसी तरीके से उसको, माइनर को वहां से अपने घर ले गया। He kept her for 20 days, राइट। क्या ये जो थर्ड पर्सन है, विल ही बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग? देखो ए से बी के पास गई, बी के यहां से सी ले गया,
अब जो सी लेके गया है, क्या वो लॉफुल गार्जियन के यहाँ से लेके गया है? नो, ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग। बट अगर उसने फोर्स यूज किया है उसको ले जाने में, या उसकी कंसेंट बाय फ्रॉड ले जाने में, या डिफ्रॉड किया है उसको, ही मे बी हेल्ड लायबल फॉर अबडक्शन। देखो, माइनर का अबडक्शन भी हो सकता है, बात को समझो। अब ये रट्टे ऐसे मत लगाना, माइनर हो गया तो अबडक्शन कैसे हो जाएगा। माइनर तो जब भी होगा किडनैपिंग ही होगी, यानी कि माइनर का अबडक्शन भी हो सकता है। समझे इसको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। क्या लास्ट वाला पॉइंट जो माइनर का इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करें। अच्छा, किडनैपिंग आपको क्लियर है? क्या क्या है? टेकिंग, एंटाइसिंग, माइनर होना चाहिए, राइट? लॉफुल गार्जियनशिप की उससे होना चाहिए, कस्टडी से होना चाहिए, और विदाउट देयर कंसेंट होना चाहिए। अब लॉफुल गार्जियन की कस्टडी क्या मानी जाएगी? लॉफुल गार्जियन कब माने जाएंगे? हमारे यहाँ हिंदू लॉ में अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि बिलो 15 ईयर्स है, चाहे शादी भी हो गई है तो भी पेरेंट्स उसके लॉफुल गार्जियन होंगे। अब वो 15 ईयर्स है और बिलो 18 ईयर्स है तो हस्बैंड उसका लॉफुल गार्जियन होगा, ठीक है? इलेजिटिमेट चाइल्ड का अगर वो है, मदर है, तो वो उसकी लॉफुल गार्जियन होगी, ठीक है? फीमेल का तो खास तौर पर होगी। मेल के केस में भी अगर हस्बैंड है और बेशक इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो वो उसका लॉफुल गार्जियन माना जाएगा, राइट? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉफुल गार्जियन कौन माना जाएगा, राइट? अब यहाँ क्या हुआ, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, वो माइनर है, सपोज अब वो 15 ईयर्स है, ठीक है? उसका लॉफुल गार्जियन कौन हुआ? हस्बैंड हुआ। उसके यहाँ से भी एक व्यक्ति उसकी वाइफ को ले गया, क्या किया उसने? किडनैपिंग हुई, लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से ले गया, विदाउट कंसेंट लेके गया है, टेकिंग हो गई, माइनर है, ठीक? अब जो बी लेके गया, क्या वो उसका लॉफुल गार्जियन हुआ? नहीं हुआ ना। अब बी के यहां से सी ले गया तो सी विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग, क्लियर? लेकिन अब आपको ये कहें कि देन व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? भाई वो ले गया उसको वहां से, 20 दिन अपने यहां रख लिया, भाई ये ऑन रिपोर्ट आया नहीं कि ही रेप्ड हर, ठीक है? लेकिन अगर ये कॉन्स्पिरेसी है दोनों की पहले से वेल इन एडवांस कि मैं एक ही वाइफ को लाऊंगा, 2 दिन मैं अपने यहां रखूंगा, मेरे यहां सेफ नहीं है, फिर तुम ले जाना, देन अबैटमेंट ऑफ किडनैपिंग। अगर वो कहता है तुम ले आओ और फिर मेरे यहां छोड़ देना, मेरे यहां सेफ है, या दोनों सलाह मिला रहे हैं कि उसको लाएंगे उठा के पूरा, उन्होंने मान लो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है 34, अगर 34 अट्रैक्ट हो गया देन बोथ ऑफ देम विल बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग। अगर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो जाती है, प्री अरेंज प्लान होता है उनका कि तू वहां से लाइयो, मैं गाड़ी लेके मिलूंगा, वहां लेके जाऊंगा, और वो सब 34 अगर आ जाता है देन बोथ विल बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग। कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, अबैटमेंट भी हो सकती है, एब्डक्शन भी हो सकती है। ये सारे एंगल समझा दिए मैंने। अब आप लोगों को माइंड अप्लाई करना है, फैक्ट्स क्या है आपके सामने, उसमें क्या अप्लाई करके आपको देखना।
पहले मैंने आप लोगों को भी बताया क्या, टेकिंग और एंटाइसिंग पे मैंने आप लोगों को बताया, एस वरदराजन का केस बताया, सुलेख चंद का केस बताया, मैंने टी.डी. वेडगामा का केस बताया, मैंने जस्टिस सुब्बाराव का जजमेंट बताया री हलेंदर में, ठीक है, और एज ऑन डेट लेटेस्ट लॉ क्या है, उसकी पोजीशन क्या है वो बता दिया, राइट। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस वरदराजन और टी.डी. वेडगामा को पढ़ के आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टेकिंग और एंटाइसिंग एक साथ पढ़े जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल, रॉन्ग डिसीजन है दोनों, राइट। बेशक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है या हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब सेकेंड इंग्रेडिएंट पे हम आते हैं, 16 और 18 ईयर्स। वो मैंने आप लोगों को बता दिया जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। इसमें एक ही चीज बताने की है, अगर कोई आदमी ये मान ले कि लड़की 20 साल से ऊपर लग रही है मुझे, तो इसकी हाइट वाइट फिजिक्स सारा देख दाख के ही इज डूइंग एट हिज ओन पेरिल, अगर ये ऑन रिकॉर्ड आ जाता है शी वाज बिलो 18 ईयर्स, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग। आप देखो यहाँ पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन का कोई रोल नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली टेकिंग ऑफेंस कंप्लीट। उसकी इंटेंशन अच्छी थी, बुरी थी, कैसी भी थी, राइट। एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मैंने आप लोगों को बता दिया शुरू में ही, अगर आप खुद ही उसको कुछ पिला दे और बेहोश हो जाए तो अनसाउंड माइंड का वो नहीं माना जाएगा। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप। अब लॉफुल गार्जियनशिप की कीपिंग कहाँ तक मानी जाएगी, कैसे मानी जाएगी? यूजुअली कीपिंग जो वर्ड है अपने आप में इट इम्प्लाइज नाइदर एप्रीहेंशन नॉट डिटेंशन। कीपिंग का मतलब ये नहीं जिसके कब्जे में है, फिजिकली कब्जे में, कि ये चार दीवारी है और वहीं पे वो रह रही है, उससे बाहर नहीं जा सकती है, तभी हम मानेंगे कि उसकी कीपिंग में है। नो, मैंने आप लोगों को जैसे बताया, एग्जाम्पल भी दिए थे वो, बट रादर मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, कंट्रोल, ये सारी चीजें कहाँ से मैनिफेस्ट होंगी? ये कंटिन्यूअसली उनका क्या कंडक्ट है उसके प्रति। खाना देते हैं, सवेरे कहते बेटा उठ जाओ, चाय पियो, कॉलेज जाओ, क्या चाहिए नहीं चाहिए, सो मेनी थिंग्स। कोई फिजिकल पोजेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो जरूरी नहीं है। और कंटिन्यूअस कंट्रोल रहता है उनका। लेकिन मैं अब आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़की अपने माइनर है, वो अपने माँ बाप के कंडक्ट से बड़ा दुखी है, उसको पसंद नहीं है जिस ढंग से माँ बाप उसको ट्रीट कर रहे हैं। शी इज नॉट हैप्पी विद दैट। आप लोग सुनते होंगे अक्सर डे टू डे लाइफ में कि रेलवे स्टेशन पे एक लड़की आ गई, घर छोड़ के भाग गई। अगर वो वन फाइन मॉर्निंग घर से निकली, ट्रेन पकड़ी और चली गई कहीं 100-150 किलोमीटर विद इंटेंशन कि मैं जीवन में वापस नहीं आऊंगी यहाँ पर, वहां चली गई थी, रेलवे स्टेशन पे उतर गई। जब रेलवे स्टेशन पर उतर गई तो वहां उसने बैग था उसके पास, सामान थे, कुली को एंगेज कर लिया कि भैया मेरा सामान इससे बाहर ले चलो रेलवे स्टेशन से। पुलिस साहब सामान लेके रेलवे स्टेशन से बाहर चले गए। जब बाहर चले गए क्या हुआ? आदमी कंडक्ट से, बॉडी लैंग्वेज से आइडिया लगा लेता है। पुलिस ने उसको कहा होगा बहन जी, बेटी, जो भी संबोधित किया होगा कि कहाँ जाना है। अब मान लो उसने धीरे से कह दिया तो मुझे भी नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, मैं तो घर छोड़ के आ गई। अब पुलिस को लगा कि ये लड़की अकेली है, यहाँ
एक से एक परिंदे हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, परेशान करेंगे, कुछ हो जाएगा। उसने कहा तुम रहना चाहो तो मेरे साथ रहना। वो गई और कुली के यहाँ उनके साथ रहने लगी। अब क्वेश्चन आता है कि माइनर के केस में सिंपली टेकिंग इज एन ऑफेंस। लड़की माइनर है, कुली ले गया, अपने रूम पे ले गया और वहां रख लिया। विल ही बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग? क्यों? रीजन दो। No. No. She is no more in the keeping of lawful guardian. वो छोड़ के आ चुकी है वहां से, और ये छोड़ के आई, मुझे वापस जाना ही नहीं है। एज ए लीगल पर्सन आप फिर वही बात है, कहाँ मार खाते हैं आंसर में? ऐसे ही खाते हैं कि कुली प्यार से बोला जी, उसने वो गलत नहीं ट्रीटमेंट किया, ये नो। सबसे पहले दिमाग लगाओ, टेकिंग है? हाँ है। माइनर है? हाँ जी है। लॉफुल गार्जियन की कीपिंग से बाहर लेके गया है? अब यहाँ दिमाग लगाओ कि नहीं, आंसर शुड बी के विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप वो लेके नहीं गया, क्योंकि शी इज नो मोर इन द कस्टडी ऑफ लॉफुल गार्जियन। छोड़ के आ चुकी है उनको वो, दैट्स व्हाई ही इज नॉट लायबल। आंसर ऐसे दो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैंने बताया शहर में रिश्तेदार हैं तो उनके यहाँ बच्चे को छोड़ दिया अगर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो कंटिन्यूसली दे आर इन द कीपिंग ऑफ, दे आर एज ए लॉफुल गार्जियन ऑफ दैट माइनर। माइनर इज स्टिल इन द कंट्रोल एंड कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन, मीन्स पेरेंट्स। Without the consent of such guardian. Last ingredient. माइनर की कंसेंट इनसिग्निफिकेंट है, इररिलेवेंट है। सुलेख चंद केस में यही हुआ था, तो लड़की ने अपनी कंसेंट दी थी, अपनी कंसेंट से उसकी गाड़ी में बैठी, अपनी कंसेंट से आई, और रास्ते में अगर कंसेंट नहीं होती पुलिस वालों को बताती, किसी और को बताता, डिसीजन इज माइनर की कंसेंट तो कोई रेलेवेंस ही नहीं इसमें। अगर लॉफुल गार्जियन से आपने लिया है, टेकिंग की है, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। कंसेंट ऑफ माइनर इज इनसिग्निफिकेंट। शी मे बी वेरी हैप्पी विद यू, शी मे लाइक यू, बट स्टिल इट विल बी a case of kidnapping. She may be enjoying your company. बगल में ये राजकमल जैसे अच्छे स्टूडेंट रहते हैं लोग के, और बगल वाले घर में लड़की रहती है, वो लो पढ़ रही है, उनको पता चल गया राजकमल जी को लो अच्छा आता है, सी इज माइनर, राइट। अगर वो उसके पेरेंट्स का इनसे कोई लेना देना नहीं, बातचीत नहीं है, अगर वो लड़की भले ही लो पढ़ने के लिए आई इनके पास, अगर वो चल के आई, रास्ते में मिल गई कि मैं आपके घर चलूं क्या, मुझे कुछ लो पढ़ना है, कि हाँ चलो ना, लेकिन लो पढ़ाने लगे, वो पिताजी को लड़की मिली नहीं, कंप्लेन कर दी, किडनैपिंग के लिए लायबल होंगे। लो को यूं पढ़ो, ये नहीं कि तो पढ़ा रहे थे बुरा क्या कर रहे थे, नो, that is not the case. Simply taking minor without the consent of parents, lawful guardian, you will be held liable for that. अच्छाई बुराई का कोई लेना देना नहीं। पेरेंट्स को पता चल गया
राजकमल जी ने कहा कि मैं इसको लॉ पढ़ा दूंगा, जुडिशरी क्वालिफाई कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पेरेंट्स ने सोचा बड़े भले आदमी हैं, भला काम कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। और राजकमल के कोई दोस्त थे या कोई चेले चपाटी थे, वो प्यार करते थे लड़की को, वहाँ लेकर दोनों की शादी करा दी। He will be held liable for kidnapping। क्योंकि पेरेंट्स से जो कंसेंट ली थी फ्रॉडुलेंटली ली है कि इसको जज बना दूंगा आपकी लड़की को। He will be held liable for that consent of lawful guardian if it has been obtained fraudulently or by some inducement, that is not a consent। मामा अपनी बहन को कहने लगा, मामा के यहाँ बहन ने विडो थी, अपनी बेटी को छोड़ दिया और मामा ने उस बेटी की कहीं शादी करवा दी माँ से बात किए बगैर। बेशक मामा के यहाँ बेटी रह रही थी, स्टिल मदर इज लॉफुल गार्जियन, और उसकी कंसेंट के बगैर उसने कहीं शादी में उसको दे दिया लड़की को। ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग। यहाँ वो नहीं चलेगा कि वो बहन भाई का रिश्ता था तो क्या फर्क पड़ गया। नो, लॉ इज लॉ। आपको देखना लॉफुल गार्जियनशिप किसकी है या नहीं है। रिलेशन मैटर्स नथिंग। इन चीज़ों से आपका ऑफेंस एब्जॉर्ब नहीं होगा कि बहन भाई का रिश्ता था, मैं तो गुड फेथ में शादी कर दी और आपकी लड़की का भलाई किया, इतना अच्छा लड़का ढूंढ दिया, तुम्हें मिलता ही नहीं जीवन में। नो, फिर देखो वाइफ लड़की को लेके शी इज ऑल्सो लॉफुल गार्जियन माइनर की। लड़की को लेके बी के यहाँ गई और बी के भाई से लड़की की शादी कर दी विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। वाइफ विल बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग। क्यों? हस्बैंड वाइफ दोनों लॉफुल गार्जियन है। हस्बैंड इज ऑल्सो लॉफुल गार्जियन और उसकी कंसेंट के बगैर आपने जाके अगर ये किया, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग। वो ये नहीं कह सकती बेटी तो मेरी भी है, मैं भी तो हूँ लॉफुल गार्जियन। दोनों है, दोनों ही कंसेंट होनी चाहिए। हिंदू लॉ में मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरली फादर को लॉफुल गार्जियन माना जाता है, बट अगर छोटे बच्चे हैं वो गार्जियनशिप अडॉप्शन गार्जियनशिप वगैरह पढ़ते हैं, उसमें शायद 5 साल की उम्र तक का नेचुरल गार्जियन माँ होता है, अदरवाइज फादर होता है। और वो एक अलग बात है कि कोर्ट में अगर वो बच्चे की कस्टडी के लिए केस अगर फाइल करते हैं तो जिसको कोर्ट कस्टडी दे देती है तो ही विल बी लॉफुल गार्जियन। Mother of an illegitimate child is its proper and natural guardian during the period of nurture. And where the mother on her death bed entrust करती है किसी को बच्चे को, मैंने बताई, तो उसका लॉफुल गार्जियन हो जाता है। अगर माइनर की मदर कोर्ट के ऑर्डर से कस्टडी में है बच्चे की, बाप गया स्कूल में तो बच्चे को उठा के ले गया, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से उसके पास कस्टडी है। लॉफुल गार्जियन मदर है।
अगर इसका उल्टा हम करें, फादर को और मदर ले जाए, सिविल ऑल्सो बी हैंडल। ये भी एक डिसाइडेड केस है। वो मदर को कस्टडी मिली थी, फादर स्कूल से ले गया था उठा के, और ही वाज हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग। ये एक राम जी विठल का केस है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इवन शादी भी हो जाए तो अनटिल द गर्ल अटेन्स द एज ऑफ पुबर्टी, पेरेंट्स उसके लॉफुल गार्जियन होते हैं। वंस शी अटेन्स द एज ऑफ पुबर्टी, देन हस्बैंड इज लॉफुल गार्जियन। एबडक्शन, थ्री 63। थ्री 363 में पनिशमेंट है। Whoever by force, वर्ड क्या है? फोर्स। जहाँ फोर्स यूज होता हो, किसी चीज को हम पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जहाँ भी ताकत लगा रहे हैं, दैट इज फोर्स। हालांकि फोर्स इज ऑल्सो डिफाइंड। Whoever by force compels, कंपेल करता है, और by any deceitful means, deceitful means झूठ सच बोल के किसी तरीके से, by deceitful means उसको लेके जाता है। induces any person to go from any place is said to abduct that person, right? अब यहाँ ध्यान दें आप, नहीं, whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person. Whoever kidnaps any person from India lawful guardian shall be punished with 363 का दे दिया। देखो एबडक्शन में क्या क्या इंग्रेडिएंट आ गए। नंबर 1, By force. By force. फोर्सफुल कंपल्सन और इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट बाय डिसीटफुल मीन्स। फोर्सफुल कंपल्सन, बाय फोर्स यानी कि कंपेल किया हो, और इंड्यूसमेंट हो बाय डिसीटफुल मीन्स, राइट? और ऐसे कंपल्सन का और डिसीटफुल मीन्स का जो भी अप्लाई कर रहा है, पर्पस क्या है? उस व्यक्ति को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना, तब अब्डक्शन होता है। वो जब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर वो ढाबे पे खाना खा के कोई आदमी भाग गया था, उसके एम्प्लॉय थे, उसको लेने गए थे, लेके आ रहे थे पकड़ के, तो कि भाई खाने के पैसे नहीं दिए,
लेकिन फिर वही बात है, क्रिमिनल लॉ को स्ट्रिक्टली आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, वो गए, वो भले ही खाना खा के चुपचाप कुछ दूरी पे चला गया था, बट व्हाट दे डिड, वो गए, उसको उठाया, फोर्स यूज किया और उस जगह से ढाबे पे लाए, ढाबे पे ला के पकड़ के। वहां तो ये इश्यू था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको था या नहीं था, अप टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग, अब्डक्शन में है ना, राइट। अब यहाँ क्या है, अगर बाई फोर्स उसको उठा के वो ढाबे पे ले आते, अब समझो वो तो वहीं निपट गया मामला, उससे झगड़ा हुआ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की राइट, दूसरे मार दिया, आदमी मर गया, वहीं निपट गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कह रहा हूँ, अगर वो उसको बाई फोर्स उठा के लेके आते और वहां ढाबे पे ले आते, फोर्स यूज करा, उसको कंपेल करा, कंपेल करके किसी ने किया कि वहां से ढाबे पे चलो, पैसे की रिकवरी करेंगे, उठा के लाए ना, फोर्स हो गया, फोर्सफुल कंपल्सन हो गया और वहां उसको ले आए, तो क्या हो गया, अब्डक्शन हो गया। वहां आप बात यह आती है, लॉजिकली अगर देखा जाए कि भाई वो बगैर खाए भाग गया, ऐसे तो कोई भी आदमी खाएगा भाग जाएगा, एंड व्हाट इज द रेमेडी, रेमेडी है भाई आप 100 नंबर पर कॉल कीजिए, आप पब्लिक अथॉरिटीज को अप्रोच कीजिए, वहाँ कंप्लेंट कीजिए, रिकवरी कीजिए और जो भी कीजिए। हालांकि डे टू डे लाइफ में ऐसे होता नहीं है। देखिए लोग कितनी विचित्र चीज है, आदमी कितना इनोसेंट होता है, कभी कभी उसको पता नहीं होता तुम कर क्या रहे हो। मैंने ये प्रोफेसर जब ज्वाइन किया पटियाला, उसमें थे हम, शाम को रहते थे 4 बजे तक, शादी वादी होने रखी थी, छड़े थे, एक हमारे दोस्त थे, उनके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी, हम शाम को बैठते मंडी हाउस चले जाते, डेली नाटक देखते थे, तो वहाँ पार्किंग थी जो, उसमें बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी करते थे, उस पर हेलमेट रख देते थे, आ जाते थे। एक दिन हम आए तो हमें वो हेलमेट नहीं मिला उसमें, अब दोनों यंग थे हम, अब देखो सी द इनोसेंसी के वो हमारे दोस्त लंबे तक रहे थे 6 फीट के, बोले शर्मा जी बैठाओ इसको इस पे, या तो हेलमेट के पैसे दे, नहीं लेके चल रहे। हमने लिटरली उसको बुलेट मोटरसाइकिल पे बैठा दिया, जो कार पार्किंग वाला था, वो चलाने लगे, बीच में बैठा के मैंने पकड़ लिया पीछे से कि हेलमेट कहाँ चला गया, तो पैसे दो। वो ये कह रहा नहीं जी तो मालिक तो कोई और, मैं तो एम्प्लॉई हूँ। हमने कहा हमें कोई मतलब नहीं, या तो हेलमेट दो हमारा, जब हमने पर्ची दे रखी तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, नहीं लेके जा रहे। अगर देखा जाए 100 नंबर पर कॉल कर देता तो हमने उसको अब्डक्ट ही तो किया था, अब्डक्शन में बंद हो जाते। एनी हाउ करो, मालिक आ गया, हेलमेट मिल गया वो। बट ये कई बार ना आदमी को पता नहीं होता है लोगों का, और ऐसे ही यही चीज मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, डोंट थिंक एज ए लेमैन। मैं रिपीटेडली आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, लॉ इज ए साइंस, साइंस की तरह पढ़ो। ये नहीं है किससे कहानियां सुन रहे हो मजा आ रहा है, हाँ जी टीडी बेटगामा में ये हो गया, एस वरदाराजन में ये हो गया, सुलेखचंद में लड़की को ले गया जी, गाड़ी में बैठाया जी, क्या मजे मार रहा होगा, ये हो गया। डोंट थिंक इन दैट वे। आप लोग सीधा दिमाग लगाओ एकदम। सर अब्डक्शन हो गया, अगर ऑब्जेक्टिव है थाने ले जाने का, तो जब भी डेफिनेटली थाने ले जाने का, देखिए 41 है वैसे सीआरपीसी में, कोई आदमी अगर कोग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तो इंडिविजुअल भी अरेस्ट करके थाने में दे सकता है ना। बट यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। आप हेलमेट की रिकवरी के लिए ले जा रहे हैं उसको, कोग्निजेबल ऑफेंस क्या करा बेचारा, कुछ भी नहीं करा, उसका ऑफेंस क्या था, कोई अपराध थोड़ा था उसका। तो अब्डक्शन का भी फिर वही बात है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्ट के पास आप अब्डक्ट कर रहे हैं, या तो आप पब्लिक अथॉरिटी हो, या अंडर द कलर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी हो, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक अथॉरिटी हो, कैसे आप अब्डक्ट करके लेके जाएंगे थाने? एट द मोस्ट
किसी व्यक्ति को कोई क्राइम कर रहा है, मान लो मर्डर कर दिया एक आदमी ने, 4 आदमी गए वहां पर, मौके पर आदमी था उसको पकड़ लिया, वहां 41 आता है कि उसने हीनस क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, और उसको पकड़ के खड़े हुए पुलिस आ जाएगी, इसको अरेस्ट करेगी, कानूनी कार्रवाई होगी। बट ये नहीं कि उसको पकड़ के उठाकर लेके जा रहे, पकड़ के वहीं खड़े। किडनैपिंग और अबडक्शन में डिफरेंस क्या है? अबडक्शन मैंने बता ही दिया, अगर वो विश्वनाथ वाला केस मैंने बताया था ना, ससुराल में गया था, अपनी वाइफ को अबडक्ट कर रहा था वो आदमी, वो साले ने चाकू निकाला, जेब से मार दिया, मर गया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था उसका, क्योंकि अपडेट कर रहा था, उनके घर में थी, उसकी इच्छाओं के केस ले जा रहा था। लेकिन चलो साले ने चाकू नहीं मारा, कुछ नहीं हुआ। अगर वो वाइफ को जबरदस्ती उठाकर वहां से ले जाने में कामयाब होता, इट वुड हैव बीन ए केस ऑफ अबडक्शन, राइट। किडनैपिंग, किडनैपिंग कब होती है? एक माइनर हो या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दोनों साइमल्टेनियसली दोनों यूज किया करो। आंसर जब भी लिखोगे माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तब कॉपी जो चेक कर रहा है उसको पता चलेगा कि सही नॉलेज है लोगों का। अगर खाली माइनर लिख दिया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंड माइंड का नहीं लिखेंगे आप लोग, तो हो सकता है आपको मार्क्स तो दे देगा, बट उसके दिमाग में ये आएगा पूरा नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है। अबडक्शन में पर्सन में बी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, कोई एज का फैक्टर नहीं इसमें दिया, न माइनर है न मेजर है, कुछ भी नहीं। नंबर 2, किडनैपिंग में लॉफुल गार्जियन से होता है, वहां ऐसा कुछ नहीं है अबडक्शन के अंदर। नंबर 3, माइनर में सिंपली टेकिंग और एंटाइसिंग है, यहां पर क्या है? फोर्सफुल कंपल्सन हो और डिसीटफुल मीन्स से इंड्यूस किया उसको। किडनैपिंग में कंसेंट इमैटेरियल है, अबडक्शन में मैटेरियल है। किसी आदमी को लेके जा रहा है कोई, अपनी कंसेंट से अगर जा रहा है, देन नो अबडक्शन। किडनैपिंग में जो किडनैप कर रहा है उसकी इंटेंशन अच्छी है, बुरी है, कैसी भी है, इमैटेरियल है। सिंपली टेकिंग और एंटाइसिंग लॉफुल गार्जियन की पोजीशन से माइनर है, विदाउट देयर कंसेंट किडनैपिंग। इंटेंशन मैंने बताया ना, राजकमल जी कह रहे थे जज बना दूंगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अबडक्शन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, बस टेकिंग होगी, ऑफेंस हो गया, मेटरेंस। एबडक्शन में एक आदमी को यहाँ से उठाया, वो दिल्ली ले गया, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, मुंबई से मद्रास, वहाँ से वहाँ, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। क्यों? फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, से लिखा हुआ है एक्ट के अंदर। जब किसी आदमी को फोर्स करते हैं, आप कंपेल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इट इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। किडनैपिंग सब्सटैंटिव ऑफेंस है अपने आप में। जो अबडक्शन है, इट इज एन एक्सिलरी एक्ट, not punishable by itself, but made criminal only when it is done with one or other of the intents specified in 364. किडनैपिंग और अबडक्शन हो गया है। अब या तो हम थेफ्ट आज स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अभी हम कर रहे थे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। हमने क्या क्या कर लिया? सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया हमने? 34 रीड विथ 149 कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट।
कॉमन इंटेंशन क्या था? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, दो या दो से आदमी ज्यादा मिलके कोई भी एक्ट कर रहे हैं, सारे इक्वली लायबल होंगे। 149 में क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, या ऐसे ही पढ़ रहे हैं आगे चल रहे हैं? कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन मैंने आपको दो लैंडमार्क जजमेंट से समझाया था। झाकरी वाला केस, वो आदमी घुस गया था रूम में लेडी के, गांव वाले आ गए, कुछ ने कमरे में पीटा, कुछ ने बरांडे में, कुछ ने कोर्ट यार्ड में जिन्होंने मारा वो मर गया, देवर हैड लायबल फॉर मर्डर। बाकी जिसने जो इंजरी पहुंचाई उसके लिए लायबल होगा, क्योंकि सबकी सिमिलर इंटेंशन था उसकी पिटाई करना, लेडी को बचाना उससे। महबूब शाह वाले केस में मैंने बताया तो रीड्स काटने के लिए गए थे, वो लेके जब आ रहे थे एक लड़के ने चैलेंज किया और उसको मारने लगे, वो चिल्लाया। उसके चाचा थे और दूसरे थे, वो जंगल में शिकार करने आए हुए थे, उनको लगा लड़का हमारा चिल्ला रहा, उसको बचाने के लिए जब वो वहाँ पर गए, दोनों ने शिकार के लिए गए थे, गन थी दोनों के पास, दोनों ने गन चला दी। एक ने गन चलाई, किसी के पैर में लग गई, दूसरे वाले ने जो गन चलाई आदमी मर गया, जिसने गन चलाई पैर में लगा, ही वाज हेड लायबल फॉर मर्डर, जिसका खाली पैर में लगा तो ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल हुआ था। सिमिलर और कॉमन इंटेंशन मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंस। कॉमन इंटेंशन मैंने ये भी बताया था देन एंड देयर ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकती है, और दोज हु आर, इसमें एक्चुअल फिजिकल पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, बट दोज हु आर गार्डिंग आउटसाइड टू फैसिलिटेट हिज कंपेनियंस। बीके घोष वाला केस था, पोस्ट मास्टर को गए, जाके गोली मार के आगे लूट के जब आ रहे थे, आगे जा रहे थे, उसमें बाहर खड़ा था गाड़ी लेके जाने के लिए। तुकाराम वाला केस था, बीके घोष और तुकाराम, दूसरे वाले कोपर वायर था, लेके गए सब हो गया। और एक और तीसरा मैंने बताया था, घर पे डकैती डालने के लिए गए थे, वो चाबी नहीं थी, खेत में लेके चले गए दो आदमी उसके बच्चे को, अपने फादर के पास चल, मीन वाइल पीछे खड़े थे, उसके दो लड़के आगे, पड़ोस की दुकान थी आगे, उन्होंने उसको मार दिया। जो खेत में गए हुए थे लेके, दे वर आल्सो हेड लायबल। क्यों? वो एंटिसिपेट कर सकते थे कि जब रोबरी और डकैती करने गए हो, किसी के घर में लूटपाट करने गए हो, तो आदमी भी मर सकता है, दे वर हेड लायबल। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कोई किसी के घर में चले गए थे चोरी करने के लिए, दो चार आदमी थे, चोरी करते जब चलने लगे, एक आदमी ने देखा बहुत सुंदर स्त्री थी, ही कमिटेड रेप विद हर, ही अलोन वाज हेड लायबल फॉर रेप, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट क्या था, कॉमन इंटेंशन क्या थी, चोरी करना, रेप करना नहीं था। तो कॉमन और सिमिलर इंटेंशन मैंने आप लोगों को बता दी थी उसके अंदर। उसके बाद हम लोग फिर वो 76 और 79, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन who in good faith believes himself to be bound by law or justified by law। उसमें राम बहादुर थापा वाला मैंने आप लोगों को बड़ा लैंडमार्क जजमेंट बताया था, तो दिन भी वही था, दे आर द घोस्ट, तो जाके उसने मार दिया। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं था। मिस्टेक ऑफ लॉ में कोई एक्सक्यूज नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक्सक्यूज होता है। गुड फेथ क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ड्यू केयर एंड अटेंशन डिफाइंड इन द आईपीसी ऑल्सो। ठीक है, कलर ऑफ द ऑफिस में कर रहे हैं, जस्टिफाइड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ। ये जितने जज हैं 79 के तो प्रोटेक्शन है इनको, वो अपने आप को बाउंड बाय लॉ, जो गलत भी डिसीजन कर देते हैं, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्यों? 79 का प्रोटेक्शन है, वो गुड ड्यू केयर एंड अटेंशन से वो काम कर रहे हैं। भाई हमने ठीक से एविडेंस करा, सब कुछ करा, हमारी नज़रों में डिसीजन ये होना चाहिए था, हमने कर दिया, चाहे बेशक गलत हो, और गुड फेथ में थे, अंडर द कलर ऑफ देयर ऑफिस काम करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेक्टेड। 76, 79। फिर मैंने आप लोगों को इंसेनिटी बताया था 84। लीगल इंसेनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल इंसेनिटी, वो बताया था। उसमें मैंने गैरन अली वाला केस आप लोगों को बताया था, वो उसका दूसरा एक और क्या नाम था, असीरुद्दीन, असीरुद्दीन का केस था। अरे था नहीं, उसको सपने में आया बच्चे की बलि दे दे, उसने बलि दे दी थी जाके, बट उसमें जो काम की बात थी क्या थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था, इन गुड फेथ ही बिलीव्स दैट ही इज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ दैट, और बात को समझो सबसे इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ दैट और व्हाट ही इज डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। राम बहादुर थापा में नेचर ऑफ
एक्ट नहीं पता था उसको, घोस्ट को मार रहा था वो एक आदमी ने नहीं कहा था उसको बच्चा पैदा हुआ, डेविल पैदा हो गया और उसका उसने कीमा बना दिया था बिल्कुल। आई हैव रिमूव्ड द डेविल फ्रॉम द अर्थ, ही वाज आल्सो नॉट हेल्ड लायबल फॉर दैट। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की समझने की जो एज ए लीगल पर्सन वो ये है कि उसको जब वो कर रहा है उसको अनसाउंडनेस और माइंड उसका उस लेवल का है कि वो नेचर ऑफ द एक्ट नहीं जान रहा था, उसको ये नहीं पता मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। और दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, दो पार्ट में, पहला पार्ट तो ये हो गया, अब सेकंड पार्ट, व्हाट ही इज डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। उसको ये तो पता है कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत नहीं है। पीर बाबा और बाबनी ने कहा था एक बच्चे की बलि दे दो, एक क्या मैं तो दो लेके आ गया, उसकी नजरों में इतनी भक्ति थी। बट अगर उसको ये पता है कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, ही विल बी हेल्ड लायबल। लेकिन अगर उसको ये पता है कि आई एम नॉट रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या नहीं, ये फैक्ट से गैदर नहीं कर पा रहे हम, स्टिल ही विल गेट द बेनिफिट। बात को समझो, यहां ये कंफ्यूजिंग एरिया, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा। अगर उसको ये लग रहा है कि ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ नहीं है, बट इट इज रॉन्ग, ही विल बी हेल्ड लायबल। उसको ये है कि कॉन्ट्रेरी टू लॉ नहीं है, लेकिन फैक्ट से हम ये गैदर नहीं कर पा रहे वेदर ही नोइंग के रॉन्ग है या नहीं, ये कुछ भी उस पर साइलेंट है, ही मे गेट द बेनिफिट। लेकिन अगर उसको पता है कॉन्ट्रेरी टू लॉ नहीं है बट इट इज रॉन्ग, ही विल बी हेल्ड लायबल। अगर उसको ये पता है इट इज नॉट रॉन्ग बट इट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, अगेन ही विल बी हेल्ड लायबल। तो काफी सारे केसेस मैंने बताए थे उस पर आप लोगों को, अगर ध्यान हो, वो असीरुद्दीन से लेकर पीर बाबा बाबनी वाला, गैरन नदी वाला, वो सारे मैटर केसेस मैंने आप लोगों को बताए थे। लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था ना। लीगल इंसैनिटी क्या है? वेदर द इनसैनिटी कमिटेड द ऑफेंस और नॉट। एक आदमी ऑफेंस जब कमिट कर रहा है उससे 1 मिनट पहले साउंड माइंड का है और उसके 1 मिनट बाद साउंड माइंड का है, अगर ये प्रूव कर दें कि जब उसने ऑफेंस किया उस टाइम अनसाउंड माइंड का था, ही विल गेट द बेनिफिट। एक आदमी 4 साल से अनसाउंड माइंड का है और जिस टाइम ऑफेंस किया उसने, मैं कहता हूं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए सही, उसने ऑफेंस कर दिया और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली अनसाउंड माइंड का है। बट अगर ये प्रूव हो गया उस 10 सेकंड में जब इसने ऑफेंस किया ये साउंड माइंड का था, ही विल नॉट गेट द बेनिफिट। दिस इज लीगल इंसैनिटी। क्वेश्चन इज वेदर द लीगल इंसैनिटी कमिटेड द ऑफेंस और नॉट। ये नहीं आएगा मेडिकल इंसैनिटी, आप कोर्ट में ले जाके इतने फर्रे रख दोगे, देखो जी तो 10 साल से अनसाउंड माइंड का है और अब भी अनसाउंड माइंड का है। अगर प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया नहीं जब ऑफेंस किया तो उस टाइम साउंड माइंड था, उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इंटॉक्सिकेशन खुद का लिया हुआ नहीं होना चाहिए, अगर वो स्टेज में चला गया है ही विल गेट द बेनिफिट। वो स्टेट ऑफ पेप्सू बड़ा फेमस केस मैंने बताया था, आर्मी से रिटायर हो गया था, तो शादी में गया था, आदमियों का कुर्सी खाली कर दो, उसको गोली मार के आ गया, नंबरदार के पास गया, मुझे बचाओ मेरे से ऐसे हो गया। उससे नॉलेज इंप्यूट किया था हमने और सर्कमस्टांसेस से इंटेंशन गैदर की थी, ही वाज हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। तो नॉलेज इंप्यूट हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन के जितने केसेस हैं यू कैन इंप्यूट द नॉलेज, इंटेंशन यू कैन गैदर फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। तो वो सारा हमारा हो गया था। उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 96 to 106 मैंने आप लोगों को बताया था। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका अपनी बॉडी के अगेंस्ट भी है और दूसरे की बॉडी के अगेंस्ट भी है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी है, दूसरे की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होता है? रियल, इमिनेंट एंड प्रेजेंट डेंजर होना चाहिए, एप्रीहेंशन होना चाहिए उसका, तभी कमेंस हो जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और जब वो समाप्त हो जाता है रियल, प्रेजेंट एंड इमिनेंट डेंजर, इट इज कोटर्मिनस विद दैट। आप पनिश करने का काम किसका है? स्टेट का है, प्रिवेंटिव इन नेचर है,
प्रिमिटिव इन नेचर नहीं है। आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। पनिशमेंट देना स्टेट का काम है, दैट यू कांट डू दैट। इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आप एक्सीड नहीं कर सकते, जहां तक जरूरी है वहीं तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। दो इट कैन नॉट बी वेड इन द गोल्डन स्केल्स। आप गोल्डन स्केल्स में तोल नहीं सकते राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को, कितना जरूरी, कितना एक्सरसाइज करना है। जब आदमी पे अटैक हो रहा है या उसको एप्रीहेंशन है रियल इमिनेंट एंड प्रेजेंट डेंजर का, उस टाइम वो उसकी जो मेंटल स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो स्टेप बाय स्टेप एंड टायर बाय टायर फोर्स यूज करेगा कि अब मैं वो मुक्के से मारूंगा, अच्छा इसने थोड़ा आगे बढ़ गया, चलो अब मैं डंडा उठा लूंगा, अच्छा उसने बंदूक निकाल ली, मैं पिस्टल निकाल दी, यू कांट गो बाय दैट, राइट। तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में था। 106 में मैंने आप लोगों को बताया था किस लेवल तक जा सकता है। अमजद खान वाला केस बताया था, राइट्स हो गए थे, दंगे हो गए थे कटरी में, और वहाँ सिंधीज थे और मुस्लिम थे, वो आगे थे, भीड़ आग ना लगा दो, उसने गोली चला दी, मार दिया, प्रेजेंट इमिनेंट डेंजर था, उसको राइट था 106 में। और अगर कहीं उसमें कोई बच्चा भी है, कम उम्र का छोटा बच्चा भी है भीड़ के अंदर, उसको लग रहा है कि भाई उसको भी इंजरी आ सकती है, बट उसको पता है कि मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ विदाउट टेकिंग हिज रिस्क ऑल्सो, ही कैन गो टू दैट एक्सटेंट प्रोवाइडेड उसको डेथ और ग्रीवियस हर्ट का रियल प्रेजेंट एंड इमिनेंट डेंजर था वहाँ पर। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो मोटी मोटी बातें हैं इतनी है जो बार बार आप लोगों को यूज करनी है और वहाँ आगे आनी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को 299 304 है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, तो मैंने कुछ सिंपल है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। इंटेंशन और नॉलेज जहाँ समाप्त है वहाँ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट शुरू होता है। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट को हम हेस्टी एक्ट भी बोलते हैं कि जल्दीबाजी में उसने किया है। वो जो भी सर्कमस्टांसेस है उसको देख के हम लोग गैदर करते हैं। इंटेंशन और नॉलेज जहाँ एब्सेंट होगा वहाँ होगा, बट इवन देन रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट को पनिशेबल क्यों किया गया जब इंटेंशन और नॉलेज नहीं है। जो पनिशमेंट दिया गया वो ग्रोस नेग्लिजेंस के लिए दिया गया, सिंपल नेग्लिजेंस के लिए पनिशमेंट आपका नहीं है, ग्रोस नेग्लिजेंस होनी चाहिए। उसमें 20 की स्पीड वाला भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, ही वॉज हैंड लाइबल, मैंने वो भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था। ढलान है उस पर चला रहा है केयरफुली, अगेन ही विल बी हैंड लाइबल, और वही मैंने एग्जाम्पल दिया था इंजीनियर का, बच्चों को बैठा दिया पकड़ के तो कंट्रोल कर लेना, कंट्रोल करने की पोजीशन में था, ही वॉज हैंड लाइबल फॉर दैट रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर। तो उसमें वही इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है कि ग्रोस नेग्लिजेंस है या नहीं है, दैट्स ऑल उसमें था। उसके बाद उससे पहले 299 300 आता है भाई, 304 पे कहाँ पहुँचा दिया ये राजकमल ने पहुँचा दिया। उससे पहले कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर था। हाँ, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर था। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अगर मैं एक सिंगल लाइन में डिफरेंस बताओ कौन बताएगा मुझे? राइट, और बताओ गुड नहीं, रिस्क नहीं, प्रोबेबिलिटी। जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, वहां मर्डर होगा। जहां डिग्री ऑफ इंटेंसिटी कम होगी वहां कल्पेबल होमिसाइड होगा। जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वहां मर्डर होगा। जहां प्रोबेबिलिटी कम होगी वहां कल्पेबल होमिसाइड होगा। जहां सर्टेनिटी ज्यादा होगी वहां मर्डर होगा। जहां सर्टेनिटी कम होगी वहां कल्पेबल होमिसाइड होगा। मैंने उसका आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था। इसमें 2 ही केस है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिफरेंशिएट किया गया, आर वर्सेस पुनैया और आर वर्सेस गोविंद, राइट। उसमें दोनों को डिफरेंशिएट किया गया था। तीनों पहले 2 पार्ट में तो दोनों में इंटेंशन ही है, थर्ड में 299 में नॉलेज है, उसमें फोर्थ में नॉलेज है। उसमें फर्स्ट इंटेंशन तो है ही, विद सर्टेनिटी आदमी को मारना चाहते थे, झोपड़ी में गए, उसकी झोपड़ी की बाहर से कुंडी भी लगा दी, झोपड़ी में आग भी लगा दी, जो बचाने वाले आ रहे थे उनकी आंखों में रेत भी मार दिया ताकि बचा ना पाए। 300 की जो 2 क्लोज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जो थर्ड वाली आती है कि इंजरी विद इंटेंशन टू inflict injury and intended injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause that.
बिरसा सिंह वाला केस था, बर्छा मारा और घुमा भी दिया। इंजरी वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज दैट। हरजिंदर वाला केस था, अगर इंजरी इंक्लूड्स प्लूरल ऑल्सो, आदमी को 18 इंजरी मारी, हाथ पैर काट दिए, इंडिविजुअल इंजरी कोई भी सफिशिएंट नहीं थी टू कॉज डेथ, बट cumulative effect of all the injuries was sufficient in the ordinary course of nature to cause death, was held liable for murder. कोई आदमी को आपने इंजरी पहुंचाई, अगर उसको इंजरी आपने पहुंचा दी, उसके बाद उसने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया और उस इंजरी से ही मर गया, कल्पेबल होमिसाइड। ये कोई डिफेंस नहीं है, कोई ट्रीटमेंट कराता तो बच जाता, नो, बट देयर शुड बी डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिलेशनशिप बिटवीन द डेथ एंड द इंजरी। ये नहीं इंटरवीनिंग फैक्टर जो कि कल को उसको इन्फेक्शन हो गई, कुछ और हो गया, उससे मर गया, देन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। और मैंने आप लोगों को उसके अंदर बताया। फिर क्लॉज 4, एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस विद द नॉलेज, 300 क्लॉज 4, with knowledge that act is so eminently dangerous that it will cause death. Excuse भी दे रखा उसमें, provided उसको कोई excuse ना हो। Emperor versus धीराजिया, Emperor versus ग्यारसीबाई, Emperor versus धीराजिया, ग्यारसीबाई versus स्टेट, उसका ये नाम। धीराजिया में क्या था, दोनों बच्चों को लेके कुएं में कूद गई, जब कूद रही थी पीछे हस्बैंड आ रहा था, शिवाजी ने स्टेट ऑफ पैनिक किया, आदमी आएगा मुझे मारेगा, बच्चों को लेके कूद गई, खुद बच गई, बच्चे मर गए, शी वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। ग्यारसीबाई वर्सेस स्टेट, ननद के साथ झगड़ा हो गया, बच्चों को लिया, जाके कुएं में कूद गई, बच्चे मर गए, शी सर्वाइव, शी वाज हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। क्योंकि कोई ऐसा स्टेट उसका पैनिक नहीं था उसके माइंड में, तो सिंपली ननद से लड़के आई थी, शी वाज हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ क्वेश्चन, जिस पे क्वेश्चन आता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। ए अपनी वाइफ से दुखी था, अपने दोस्त को कहा कि भाई मैं इससे बड़ा परेशान हूं, इसको पीटना, आज सबक सिखाना है। उसने उसको मारा, वो अनकॉन्शियस होगी, चाहे दोस्त के साथ मारा या अकेले मारा, उसको लगा है तो गई, अब घबरा गया, पंखे पे लटका दिया टू रिमूव द एविडेंस कि फांसी लेके मरी है। ही वाज हेल्ड लायबल फॉर, अगर उसने अगर उसने थप्पड़ मारा तो सिंपल हट के लिए लायबल है, और अगर उसने उसको जोर से मुक्का मारा है या किसी डंडे से मारा है बट वाइटल पार्ट पे नहीं मारा है, ग्रीवियस हट के लिए लायबल होगा। लेकिन खेतों में मियां बीवी का झगड़ा होगा, रेलवे लाइन जा रही थी, दोनों में झगड़ा हुआ, हल उठा के मार दिया बीवी को, बीवी अनकॉन्शियस होगी, चौपट, उसको लगा बीवी तो गई, रेलवे लाइन पर डाल दिया, घर वाले रिश्तेदार पूछे क्या हुआ, कट के मर गई। He was also not held liable for murder. He was held liable for grievous hurt. हल से मारा उसने उसको। लेकिन एक आदमी दुखी है अपनी बीवी से, अपने दोस्त को कहता है यार इसको निपटाना है, मारना, मैं बहुत तंग आ चुका हूं उससे। वहां पे गए, उसके सिर में पंक्चर कर दिए उन्होंने 2-4, वो बेहोश होगी, उनको लगा हो गया काम इसका तमाम, और कुएं में डाल दिया। मेडिकल रिपोर्ट आई कि वो इंजरी से नहीं मरी थी, वो डूब के मरी थी, बट दे वर हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। क्यों? उनका फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मारने की इंटेंशन थी, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो मिसकैलकुलेट कर गए, मरी है कि नहीं मरी है, और कुएं में डाल दिया। सिमिलरली मारने गए, उसको मारने के लिए ही गए, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन इंटेंशन है मारने की, खेत में गए मारने के लिए गए, उसको मारा, खूब डंडों से लठों से मार दिया ढंग से, उनको लगा दिया हो गया काम इसका, अब उठाकर रेलवे लाइन पर डाल दिया। मेडिकल रिपोर्ट में आया कि गला कटने से मरा, इंजरी से नहीं मरा, बट दे वर हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। चूंकि जो उनकी इंटेंशन थी दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड। देयर शुड बी डायरेक्ट एंड इमीडिएट रिलेशनशिप बिटवीन द डेथ एंड देयर इंटेंशन एंड एक्ट। ये एरिया ऑफ क्वेश्चन है। सर ये उदयपुर और कन्हैया लाल जो जुलाई में हुआ था, उसमें क्या देखने का? इसमें उदयपुर में जो कन्हैया लाल का टेलर
जिनको मारा गया था सरपंच वो से जुड़ा। मर्डर थे वो गुड इंटेंशन में मारे थे उनके हिसाब से गुड कन्हैया लाल हाँ उनकी वाला सर तन से जुड़ा है? नुपुर शर्मा का वो जो डायलॉग था, हाँ हाँ सर तन से जुदा के वो कन्हैया लाल को दर्जी की दुकान पे, अच्छा 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 यस दिस इज व्हाट इज अब रेफरिंग उनके टू। लिए तो वो गुड इंटेंशन हो गया कि भैया वो हमने हमारे अल्लाह के लिए हमने मारा है किसने? तो वो कल्पेबल में आएगा कैसे आएगा यस वेरी रिलेवेंट आई विल एक्सप्लेन। नंबर 1 अल्लाह का फरमान आया, हमने जाके मार दिया। स्टॉप, डोंट डू एनीथिंग, दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। बट स्टॉप वर्ड यूज किया मैंने, स्टॉप का मतलब स्टॉप। उनको लगा अल्लाह का फरमान आया है और इसको मारना है, उसी मेंटेलिटी से गए, जाके सिंपली मार दिया, स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना बात, कल्पेबल होमिसाइड। गए, अल्लाह का फरमान आया, मारा और मार के भाग गए। सब्सिक्वेंट कंडक्ट, दे नो इट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। Murder. कंडक्ट तो वहाँ पे हुआ था जब बार बार वो नेक मारे थे, जब से वो अलग ना हो जाए, जब तक वो अलग क्या? नहीं हुई थी, बॉडी अलग नहीं हो गई थी नेक से, वो तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट तो वहीं पे हो गया। देखो आप ये चाहते हैं कि इंसेनिटी में उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? अल्लाह का फरमान आया, इंसेनिटी में ही तो बेनिफिट लेना चाहते हो, और कहाँ लेंगे? वो उसको मारने गई, जब उसकी गर्दन अलग कर रहे हैं, क्या आर दे अंडर द इंप्रेशन कि हम नेचर ऑफ एक्ट नहीं जानते हैं? दे नो द नेचर ऑफ एक्ट। आदमी को मार रहे, गर्दन अलग कर रहे, दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर, दे कांट टेक द बेनिफिट ऑफ इंसेनिटी। और बताओ किसका बेनिफिट देना चाहते हो? दे नो द नेचर ऑफ द एक्ट, वो तो जानते ही जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो नो, दे मे थिंक that it may not be wrong, अल्लाह का फरमान होगा, but they know it is contrary to law also. Then finally it is what? Culpable? Murder, cold blooded murder, intention है मारने की, मारने गए, राइट? यहाँ तो वो भी नहीं कह सकते इंजरी इज insufficient सब्जेक्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यहाँ तो क्लोज 1 में ही गए वो, इंटेंशन टू किल एंड किल्ड। बाकी 3 सब क्लोज का तो पढ़ो ही मत, नंबर 1 में ही गए। तो 299 300 हो गया। एरिया ऑफ क्वेश्चन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से आता है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि केम नानावती, हाँ वेरी फेमस केस। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होना चाहिए। वो कहां से? जो लोग जिन हालात में रह रहे हैं और रीजनेबली जिस आदमी को, जो आदमी अपना कंट्रोल लूज कर जाएगा उन हालात में रहते हुए, उसको हम मानेंगे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। मैंने एग्जांपल दिया था, एडवोकेट का अलग हो सकता है, लेमैन का अलग हो सकता है। ये था ना आप लोगों को, अगर ध्यान हो तो कूल डाउन द पीरियड नहीं होना चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। कि हम नानावती वाले मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें कूल डाउन का पीरियड था। उसने जाके कहा मेरी वाइफ से शादी करेगा, उसने कहा ऐसे करूंगा तो बहुत बीवियां हो जाएंगी। शिप पे गया, वहां से पिस्टल उठा, आगे गोली मार दी, कूल डाउन का पीरियड था। दैट्स व्हाई ही डिड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैंने दूसरा आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, वो अपने साधु के यहाँ गया हुआ था, दोनों साधु एक चारपाई पे सोए हुए थे। रात में देखा मेरा साधु गायब है, उसने कमरे में झांक कर देखा कि वो उसकी वाइफ के साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में था। वहां उसने कुछ नहीं किया, देखो ही डिडंट रिएक्ट, चुपचाप आया और चारपाई पे लेट गया। ये केस पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? कि क्या कूल डाउन का पीरियड था या नहीं था? ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको 2 बार ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ। एक बार जब उसने देखा, उसमें आगे लेट गया, उसको दबा गया। कुछ देर बाद जब वो लेटा हुआ था, उसका साधु आया, उसकी चारपाई पे बगल में ऐसे लेटा आराम से, जैसे कुछ नहीं हुआ है। अगेन उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ कि ये आदमी अभी क्या कर रहा था कुछ मिनट पहले अंदर जाके,
और मेरे बगल में ऐसे लेटा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब उसको गुस्सा आया, तब वो खड़ा हुआ है, नहीं किल्ड, ही गॉट द बेनिफिट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। वो होना चाहिए। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हालात में, अक्सर वाला मैंने बताया था, माँ बाप के सामने बीवी ने खूब गालियां दे दी, ढंग से जुतिया दिया उसको, और he killed his wife, कि माँ बाप के सामने मेरी बेइज्जती की है तुमने। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, he got the benefit। साउथ इंडिया केस मैंने बताया था, मंगलसूत्र फेंक दिया उसने, he killed her, he got the benefit, क्योंकि वहाँ पर मंगलसूत्र बड़ी अहमियत रखता है उस एरिया में। नॉर्थ इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मंगलसूत्र उठा के फेंक दिया ना, अरे ला ला महंगा हो गया सोना आजकल, जेब में डालने का, समझिए। तो सिमिलर सर्कमस्टांसिस में जो लोग जैसे बिहेव करेंगे, वो मैंने वो ऑस्टिन वाला भी एग्जांपल दिया था उस टाइम, मुझे याद आ रहा है पढ़ाते टाइम। लॉ इज द जनरल कमांड ऑफ सोरन बैक बाय सैंक्शन, ठीक है। राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन ऑस्टिन ने दी थी, when bulk of the people in a society reasonably think it is right, it is right, if they think it is wrong, it is wrong। तो उन हालात में रह के राइट और रॉन्ग को जो सोचते हैं वही पैरामीटर उसके अंदर चलेंगे, उसको माइंड अप्लाई करने। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे वैसे तो बहुत सारे केसेस बताए थे मैंने आप लोगों को, बट बेसिक में कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ, ये रिवाइज इसलिए कराया मैंने, कुछ रिकलेक्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अब जो लोग फिजिकली क्लास अटेंड करेंगे, वीडियो उन्हीं को मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी।